अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं द वर्ल्ड इज माइन का वर्कशॉप पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पोएम। नज़म को पढ़ने के बाद नीचे जो अधूरे सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। द पोएट सॉ अ लवली गर्ल हॉबल डाउन द आयल। शायर ने एक प्यारी सी लड़की को आयल की तरफ लंगड़ाते हुए देखा। आयल क्या होता है? बस में, ट्रेन में, प्लेन में दो तरफ सीटें होती हैं और जो ये बीच की गली होती है उसे आयल कहते हैं। इसी तरह अगर हम किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं जहाँ पर जिसे हम ग्रोसरी शॉप भी कहते हैं, तो दो तरफ सामान लगा हुआ रहता है और उसके बीच की जो गली है उसे भी हम आयल कहते हैं। और एक बात और नोटिस करिए बच्चों कि इसकी स्पेलिंग क्या है? AISLE, लेकिन जो S है उसकी आवाज़ हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ये जो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, हम कहते हैं कि इनमें साइलेंट लेटर है। यहाँ पर आयल के अंदर साइलेंट लेटर क्या है? S। अगर आप साइलेंट लेटर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखिए, जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगी। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। ऐसे बहुत सारे हरूफ होते हैं जो कई सारे अल्फाजों में खामोश हो जाते हैं, तो इन्हें भी हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम गलती करते हैं ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। द पोएट वॉन्टेड टू बाय फ्रॉम द लैड सम स्वीट्स। शायरा जो है उन्हें उस लड़के से कुछ खरीदना था। क्या खरीदना था? Some sweets, कुछ मिठाइयाँ। The poet told the boy to join others to play, but he couldn't hear. जो शायरा हैं उन्होंने उस लड़के को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया? वो उन्हें सुन नहीं पाया। He couldn't hear. The poet requests God to forgive him. जो शायरा है वो जो है खुदा से दरख्वास्त कर रही हैं कि उन्हें उनसे माफ़ी मिल जाए। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए के जो सेंटेंसेस है उन्हें हमें कॉलम बी के सेंटेंसेस के साथ मैच करना है। सबसे पहले ए, द ब्यूटिफुल गर्ल हैड अ हैंडीकैप इन हर लेग्स। जो खूबसूरत लड़की थी उसके पाँव से माजूर थी। हैंडीकैप यानी माजूर होना। बी, द लैड who was selling sweets was very thankful to the speaker in the poem. वो लड़का जो मिठाई बेच रहा था नज़म में स्पीकर का शुक्रगुजार था। C, the child watching others play was hearing impaired. वो बच्चा जो दूसरों को खेलता देख रहा था सुनने की सलाहियत से महरूम था, यानी वो बहरा था। Hearing impaired यानी जो सुन नहीं सकते, सुनने की जो प्रॉब्लम होती है उसे हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं। The poet says the world is mine because he can experience the beauty and gifts of his life. शायर कहते हैं कि दुनिया मेरी है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुदा की दी हुई जो नेमतें हैं और जिंदगी की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ही लिखा है, लेकिन जो हमारी जो शायर हैं वो खातून है, तो यहाँ पर एक्चुअली शी लिखा होना चाहिए था। What does the poet mean when she says the world is mine? Explain the importance of the title with reference to the poem. ये दुनिया मेरी है से शायरा का क्या मतलब है? नज़म के हवाले से उन्वान की अहमियत बयान कीजिए। By saying the world is mine, the poetess means that as far as we have our basic abilities in life, we can achieve anything. ये दुनिया मेरी है से शायरा का ये मतलब है कि जिंदगी में हमारी बुनियादी सलाहियतें अगर सलामत हों तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। When she comes across people who have various disabilities, like a pretty girl who needed crutches to walk but was always smiling. जब शायरा की मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो मुख्तलिफ मासूरी का या जिस्मानी कमियों के शिकार होते हैं, जैसे कि एक खूबसूरत लड़की जिसे चलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत होती है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। A charming blind boy
who was running a sweet shop, but simply happy to make a conversation with someone. एक लड़का जो बहुत खूबसूरत था और एक मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन सिर्फ इस बात से कि कोई उससे बातचीत कर रहा है, वो खुश हो जाता था. A little deaf boy with blue eyes who was looking fondly at a group of boys playing, even though he was unable to join them in their game. और एक नीली आंखों वाला प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश हो जाया करता था, हालांकि वो खुद उनके साथ शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि वो कान से सुन नहीं सकता था, वो बहरा था. She sees in them a zest for life. वो उनमें जिंदगी जीने की उमंग देखती हैं. She realizes how grateful she should be and how much she takes for granted the gifts of her core abilities. उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिंदगी की बुनियादी सलाहियतों को कितना मामूली समझा, बल्कि उन्हें उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए. She recognizes that God has given her everything that she needs to live her life well and she is truly blessed. वो जान जाती हैं कि अल्लाह ने उन्हें हर वो चीज़ अता की है जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है और वो वाकई में बहुत खुशकिस्मत है. Thus she says the world is mine as she has been given all the capability by the Almighty to explore her potentials and live a happy, fulfilling life. और इस तरह वो कहती हैं कि ये दुनिया मेरी है क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो हर सलाहियत दी है जो उनकी काबिलियत को उभारने के लिए और जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए काफ़ी है. Answer in your own words. अपने लफ्ज़ों में जवाब दीजिए. What is the theme of the poem? पोएम का, नज़म का मौजू क्या है? The theme of the poem is to be able to recognize our gifts and be grateful for the ability to live our life well. नज़म का मौजू मरकज़ी मकसद ये है कि हम कुदरत से मिली नेमतों को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारने के लिए जो सलाहियतें हमारे पास मौजूद हैं उसके लिए शुक्र अदा करें. Too often we complain and focus on what we do not possess instead of focusing on what we do have and how they are all such a huge blessing. अक्सर हम उन बातों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं और उसी का रोना रोते हैं बजाय इसके कि अपने पास मौजूद सलाहियतों की तरफ तवज्जो दें और शुक्र अदा करें कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें हैं. There are people in this world that do not have what we possess and are still able to lead a happy life. दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों से महरूम हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और फिर भी वो खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response. क्या आपको लगता है कि जो लोग माजूर होते हैं उन्हें पैसों के लिए भीख मांगनी चाहिए? अपने जवाब की वजाहत दीजिए. People with some handicap should not beg for money. जो लोग मासूर हैं उन्हें पैसों के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए. In today's world, we do not call anyone with disability as a disabled person, but we call them differently abled person because we should focus on the abilities we have and make the most of it than worry about the disabilities and feel helpless about them. आज के इस दौर में किसी कमज़ोरी के बिना पर हमें किसी शख्स को मासूर या बेबस नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनमें कुछ अलग काबिलियत मौजूद होती है. हमें उनकी कमियों की फ़िक्र करने की बजाय और उनको यारो मददगार समझने के बजाय उनकी काबिलियतों पर ध्यान देना चाहिए. Every human being is unique and we are gifted with some or the other quality. Of course, the life of people with handicaps is much more challenging, but with the right kind of guidance and support, they can be equipped to become self-sufficient and make a living for themselves. बेशक माजूर अफराद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है,
لیکن صحیح رہنمائی اور مدد سے وہ خود کچھ کرنے اور کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں. Begging only adds to a person's problems by making them stagnant in life and often live in self-pity and misery. بھیک مانگنے سے اس انسان کے مسائل ختم ہونے کی بجائے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر جینے کا عادی ہو جاتا ہے اور زندگی میں دکھی رہتا ہے. But self-reliance and independence instills confidence in life and can help a person to live a happy and fulfilling life in the long term. لیکن کسی بھی انسان کی خود کی کمائی اسے خود پر اعتماد دلاتی ہے اور وہ ایک خوشگوار زندگی بتانے کے قابل ہو جاتا ہے. What is better? To completely take over the work and responsibility of a disabled person in order to help, or encourage such a person to do it himself or herself in a different way. Justify your choice. کیا بہتر ہے؟ کسی معذور شخص کی مدد کے لیے اس کی پوری ذمہ داری خود سر پر لے لینا یا ایسے معذور شخص کو خود کچھ کرنے کے لیے اس کی ہمت افزائی کرنا؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ تفصیل سے وجہ بتائیے. ہمارا جواب ہے چوائس نمبر 2. It is better to encourage a disabled person to work and take responsibility of himself or herself in a different way. میرے خیال سے کسی معذور شخص کو خود کچھ کام کرنے اور اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے الگ الگ طریقوں سے اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. The greatest scientist of all times, Dr. Stephen Hawking, who was the person who had the severest form of disability but the greatest example of grit and determination, had said, "My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled with spirit as well as physically." ایک عظیم سائنسدان ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ ایک ایسے شخص تھے جو شدید قسم کی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت اور عزم ہمارے لیے ایک مثال تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیگر معذور افراد کو میرا یہ مشورہ ہے کہ انہیں اپنی توجہ ان باتوں پر لگانی چاہیے جس پر ان کی معذوری کا کوئی اثر نہ ہو. یعنی اگر کوئی انسان پیروں سے معذور ہے تو اسے اپنی اس ہنر پر توجہ دینی چاہیے جس میں اس کے پیروں کی اسے ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی انسان ٹھیک سے چل پھر نہیں پاتا ہے لیکن وہ کلاکاری میں ماہر ہو سکتا ہے، موسیقی میں یا نئی زبان سیکھنے میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، یا خود ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کی طرح ایک دانش مند پروفیسر ہو سکتا ہے. اور جن چیزوں میں آپ کی معذوری کی وجہ سے آپ وہ چیز نہیں کر پاتے ہیں ان چیزوں کا آپ افسوس نہ کریں، کیونکہ اس چیز کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں اسے اپنی زندگی کی حقیقت مان کر آگے بڑھ جانا چاہیے. تبھی وہ کہتے ہیں ڈونٹ بی ڈسیبلڈ وتھ اسپرٹ ایز ویل ایز فزیکلی، کہ ہم فزیکلی یعنی جسمانی طور پہ معذور ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمارے جذبے سے بھی معذور ہو جائیں. His message was loud and clear that one disability in a person shouldn't stop him from using other abilities that he can explore and utilize. ان کا پیغام بالکل صاف تھا کہ انسان کی ایک معذوری اس کی دوسری قابلیت کو ڈھونڈنے اور استعمال کرنے سے روک نہیں سکتی. The most important thing we need is determination to make things happen. سب سے ضروری چیز ہے ہمارے اندر کسی بھی کام کو انجام دینے کا عزم ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے. We should thus support disabled people by giving them all the resources we can that can help them to become self-reliant. اس لیے ہمیں معذور لوگوں کی اس طرح مدد کرنی چاہیے کہ انہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں مدد کرے جو انہیں لمبے وقت تک خود مختار ہونے میں مدد کرے. Self-reliance builds self-confidence, and this in turn builds a stronger society and world to live in. خود مختار ہونا یا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے
सिर्फ उस इंसान में एतमाद नहीं आता बल्कि इसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है और पूरी सोसाइटी भी मजबूत हो जाती है। Make a list of pairs of rhyming words from the poem. नज़म से शायरी वाले अल्फाज राइमिंग वर्ड्स की फहरिस्त बनाइए। ऐसे लफ्ज जो शेर के आखिरी लफ्ज होते हैं और जो सुनने में एक जैसे साउंड करते हैं, जिसे हम उर्दू में काफिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाइन, माइन। हमारी पोएम में ऐसे कौन से अल्फाज हैं? हेयर, फेयर, आइल, स्माइल, चार्म, हार्म, काइंड, ब्लाइंड, डियर, हेयर। राइम स्कीम। इस पोएम को कई अलग अलग तरीकों से पब्लिश किया गया है। जैसे नंबर ऑफ लाइंस जो हर स्टैंजा में है वो अलग अलग है, या जो लास्ट में जो वर्ड आ रहे हैं वो अलग अलग है, तो इससे राइम स्कीम पर फर्क पड़ता है। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये PDF फाइल मैंने ई बाल भारती की ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से ली है, और अब मैं इसके हिसाब से आपको राइम स्कीम बताऊंगी। और अगली स्क्रीन पर जो है आप आपकी जो फिजिकल टेक्स्ट बुक है जो आप क्लास में इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहले 3 स्टैंजाज हैं उसके हिसाब से क्या आती है राइम स्कीम। AABBCC। राइट साइड में आपको हर एक लाइन के आगे अलग अलग हरूफ दिखेंगे, उससे आपको राइम स्कीम समझ आ जाएगी। और जो लास्ट का स्टैंजा है उसमें AAABB है। अब ये जो है ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, जो फिजिकल बुक होती है उसके हिसाब से है। तो देखिए कि लाइंस का और वर्ड्स का कितना अलग अलग डिफरेंस है दोनों वर्जन्स में। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो जो राइम स्कीम है वो कुछ ऐसी है। इसमें हर एक स्टैंजा में राइम स्कीम आपकी अलग अलग है। Pick from the poem lines which contain the figures of speech. First, inversion. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. Inversion यानी किसी चीज को उल्टा कर देना, इन्वर्ट करना। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है I saw a child with eyes of blue, इसे कैसे होना चाहिए था? I saw a child with blue eyes. इंग्लिश में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आता है, तो blue eyes ये सही है, लेकिन पोएम में इफेक्ट देने के लिए eyes of blue लिखा गया है। Interrogation. I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? यहाँ पर देखिए why ये है क्वेश्चन वर्ड, ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एक सवाल पूछने के लिए, तो ये है इंटरोगेशन। थर्ड है ओनोमाटोपिया। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। ओनोमाटोपिया का क्या मतलब होता है? जब हम ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से हमें उसकी आवाज का भी अंदाजा होता है। जैसे वाइनिंग का क्या मतलब होता है? वाइन करना यानी जब हम दर्द भरी आवाज में बात करते हैं या शिकायत भरी आवाज में बात करते हैं, कराना, उसे वाइनिंग कहते हैं। कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे पिटर पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश की बूंदों की आवाज होती है, पिटर पैटर। या फिर द बर्ड्स चर्प लाउडली। चर्प ये वर्ड का क्या मतलब होता है? जो बर्ड्स की जो परिंदों की जो आवाज होती है चू चू, उसे हम चर्प कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक ओनोमाटोपिया की मिसाल है। और लास्ट में है एपोस्ट्रोफी। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। हमने फिर से इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर लेकिन ये एपोस्ट्रोफी कह रहे हैं, वो क्यों? यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ओ गॉड इस वर्ड का। तो गॉड क्या है? खुदा है। लेकिन क्या हम खुदा से डायरेक्टली बात करते हैं? नहीं। एपोस्ट्रोफी का क्या मतलब होता है? किसी ऐसे शख्स से बात करना, किसी ऐसे कुदरत की चीज से बात करना जो हमारे सामने नहीं है या फिर जिंदा ही नहीं है, तो हम इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसे खुदा जो है इस दुनिया में है, लेकिन क्या हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं? नहीं। पिक आउट 4 लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, उसका इस्तेमाल पोएम में क्यों होता है, इसका जो जिक्र है ये स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स जो पोएम है उसके इंग्लिश वर्कशॉप में दिया गया है और हमने इसे उसमें समझाया है उस वीडियो में। लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी अगर आप अभी देखना चाहें, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक को मैं दे दूंगी। अब हम हमारी इस पोएम में कौन सी मिसालें हैं ये देखते हैं। I saw a lovely girl with silken hair.
तो इमेजरी का मकसद क्या होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, यानी जो हमारी सलाहियतें होती हैं देखने की, सूंघने की, सुनने की, छूने की या टेस्ट करने की, उन चीज़ों को पोयम पढ़ते वक्त हम फील करें, हमारे अंदर वो एहसास जागे। इसलिए इस तरीके के वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है तब हम कहते हैं इमेजरी। जैसे इस सेंटेंस में आई सॉ अ लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर, तो उसकी जो बाल है उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि हम वो इमेजिन करें। I envied her, she seemed so gay and I wished I was so fair. तो इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की से हसद की, मुझे उस लड़की से जलन हुई क्योंकि वो इतनी खुश नजर आ रही थी और वो इतनी फेयर थी, यानी उसका रंग बहुत उजला था। तो ये भी हम इमेजिन कर रहे हैं। Later walking down the street, I saw a child with eyes of blue. तो यहाँ पर भी देखिए कि उस बच्चे की नीली आंखों की बात की जा रही है ताकि हम उसको इमेजिन करें। With eyes to see the sunset's glow. तो अब हमें यहाँ पर ये इमेजिन करने के लिए जोर दिया जा रहा है कि जो सनसेट है यानी जब सूरज ढलता है तो किस तरीके का एक ग्लो आता है आसमान में, किस तरीके से एक रोशनी फैलती है, उसे हमें इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है। Among your classmates, one is unable to walk properly, the second one can't hear properly, and the third one can't see this beautiful world. आपकी हम जमातों में, क्लासमेट्स में, एक बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है, पांव से माजूर है, दूसरा ठीक से सुन नहीं सकता है और तीसरा इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता है क्योंकि वो नाबीना है। All of them are facing lots of difficulties in life. इन सबको जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। Compose a dialogue among them about the problems and difficulties faced by them. इनको पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात के बारे में वो आपस में जो बातचीत करते हैं उसे आप अपने लफ्ज़ों में एक मुकलमा तैयार कीजिए। You can take help of the following dialogue to expand your ideas. आप अपने ख्यालात बयान करने के लिए नीचे दिए गए मुकलमे की मदद ले सकते हैं। स्टूडेंट 1 कहता है, डू यू नो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव टू फेस व्हेन आई डिसाइड टू गो एनीवेयर? क्या तुम्हें पता है कि जब मैं कहीं जाने का फैसला करता हूँ तो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? स्टूडेंट 2 कहता है, आई कांट हियर एनीथिंग, मैं कुछ सुन नहीं सकता। और स्टूडेंट 3 कहता है, सो सैड, यू बोथ कांट वॉक और हियर, बट माई प्रॉब्लम इज मोर सीरियस देन योर्स। यू नो आई कांट सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। और स्टूडेंट 3 क्या कहता है, बहुत दुख की बात है, तुम दोनों चल और सुन नहीं सकते, पर मेरा मसला तुम दोनों से ज्यादा तकलीफ देह है। तुमको पता है मैं तो इस खूबसूरत दुनिया को देख भी नहीं सकता। अब हमें आगे का डायलॉग लिखना है। स्टूडेंट 1, यस माय फ्रेंड, वी ऑल हैव दीज फिजिकल डिसेबिलिटीज दैट मेक अस फील हेल्पलेस एट टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, हम सब में ये जिस्मानी माजूरी कई बार हमें बहुत बेबस कर देती है। आई विश आई कुड गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑल बाय माई सेल्फ विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। काश मैं दूसरों की मदद के बगैर खुद ही मुख्तलिफ जगहों पर जा सकता। Student 2, and I wish I could hear what all of you say without needing to read people's lips to understand. I have to take a lot of effort doing that. और Student 2 कहता है, काश मैं लोगों के होठों की हरकत को देखे बगैर सब कुछ समझ पाता, सब कुछ सुन पाता, उनकी बात को समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Student 3, I can walk and I can hear very well, but I cannot see this beautiful world. I have to rely completely on my imagination to experience things around me. Student 3 कहता है, मैं तो चल सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, पर मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता। मुझे अपने एतराफ़ की चीज़ों को महसूस करने के लिए पूरी तरह अपने तख़ीन पर यानी अपने इमेजिनेशन पर भरोसा करना पड़ता है। Student 1,
My friends, indeed we all have different challenges in life and we must face them with grit and determination. Our lives could be much easier if we support each other and put our abilities to use for the benefit of each other. मेरे दोस्तों, बेशक हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चुनौतियाँ, चैलेंजेस हैं और हमें इसका मुकाबला हिम्मत और हौसले से करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और अपनी सलाहियतों को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। Student 2. An excellent thought indeed. We can join together and achieve things like other children. Student 2 ने कहा, वाकई ये एक बेहतरीन सोच है। हम सब मिलकर दूसरे बच्चों की तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। Student 3. Yes, haven't we heard of so many stories where the differently abled people help each other and make their lives happier? Student 3 ने कहा, जी हाँ, क्या हमने ऐसे कई लोगों की कहानियाँ नहीं सुनी जहाँ मासूर अफराद किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते हैं। Student 1 Student 3 से कहता है, From today my friend, I will be your ears. I will help you to interpret things of that people say when you are not able to read their lips. I will learn sign language and help to communicate quickly. तो वो कहता है कि मेरे दोस्त, आज से मैं तुम्हारे कान बन जाऊंगा। जब तुम लोगों की होठ की हरकत को नहीं पढ़ पाओगे, मैं तुम्हें उनकी बात समझाऊंगा। तुम्हारी मैं मदद करूंगा। मैं इशारों की जुबान भी सीख लूंगा ताकि जल्दी से बातचीत में आसानी हो सके। Student 2 Student 3 की ओर देखते हुए, I will learn Braille technology, dear friend, so that I can write all my beautiful experiences which you can read, my friend. Braille technology क्या होती है? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट 2 कह रहे हैं उनको कि मैं उस टेक्नोलॉजी को सीखूंगा और जो उनके तजुर्बे होंगे ज़िंदगी में वो उसे ब्रेल टेक्नोलॉजी यूज़ करके लिखेंगे ताकि उनके जो दोस्त जो देख नहीं सकते वो उन तजुर्बों को पढ़ेंगे और उन्हें महसूस कर पाएंगे। Student 3 Thank you, my friend, and turns towards Student 1 to say, I will ask my father who runs a travel agency to take you to different places and help you enjoy the world, ensuring you are given the right assistance wherever you go. तो स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 2 का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर स्टूडेंट 1 की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं अपने अब्बू से कहूँगा जो एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं कि तुमको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाए और दुनिया का मज़ा लेने में तुम्हारी मदद करे। Student 1 So it is decided. We will not depend on others for taking care of us. We shall help each other and be one another's support. Student 1 कहते हैं तो अब तय हो गया कि हमें अपना ख्याल रखने के लिए दूसरों पर मुनहसर रहने की ज़रूरत नहीं। हम एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का सहारा बनेंगे। Student 2 Yes, we can even help each other to learn skills that would make us independent. जी हाँ, हम वो हुनर भी सीख सकते हैं जो हमें खुद कुछ करने के लिए काबिल बना सकता है और हम खुद मुख्तार बन सकते हैं। Student 3 Learning skills will help us go ahead in life and not see ourselves as burden on others. Thank you, my friends. Together I feel our future will be bright. और स्टूडेंट 3 कहते हैं हुनर सीखने से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हम दूसरों पर बोझ नहीं बनेंगे। शुक्रिया दोस्तों, मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक साथ मिलकर हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। इस वर्कशॉप के बाकी के जो आंसर्स हैं आपको पार्ट 2 के वीडियो में मिल जाएंगे।